इसमें पहला टॉपिक हमने लिया था वनों के प्रकार। प्रकार में दो तरह से बनाते हैं, एक भौगोलिक प्रकार और दूसरा जो है कानूनी प्रकार। भूगोल के अनुसार वन कितने प्रकार के हैं, कानून के अनुसार वन कितने प्रकार के हैं। भूगोल के अनुसार राजस्थान के वनों को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, 5, और कानून के हिसाब से कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, 3। भूगोल के हिसाब से राजस्थान के वन 5 श्रेणियों में बटे हुए हैं और कानून के हिसाब से राजस्थान के वन 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं। पहला भौगोलिक प्रकार हम देखें। सबसे महत्वपूर्ण ये है सिरोही। यहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। सदाबहार वन के आगे उपसर्ग क्या लगाएंगे, उष्ण या उपोष्ण, उपोष्ण। उपोष्ण के अलावा दूसरा उपसर्ग कौन सा लगा सकते हैं, पर्वतीय। उपोष्ण या पर्वतीय सदाबहार वन। मैंने आपको बताया था सदाबहार वन जो है वो मोस्टली जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जहां बहुत ज्यादा बरसात होती है वहां मिलते हैं। ये अपवाद स्वरूप उपोष्ण सदाबहार वन है जो पर्वतीय वन भी कहलाते हैं, पहाड़ी इलाकों में है, हरे भरे हैं। इन वनों में राजस्थान में सर्वाधिक क्या मिलती है, जैव विविधता मिलती है। बायोडाइवर्सिटी राजस्थान में सबसे ज्यादा सदाबहार वनों में। यहां हमें मूल रूप से जो है जामुन के पेड़, बीलपत्र, अमलतास, अमरबेल, ऐसे जो है साल भर हरे भरे रहने वाले पेड़ मिलते हैं जिनकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती है, साल भर पौधे हरे भरे रहते हैं। और कुल वनों में मात्र 1% के आसपास ही है ये, जो कि 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात के क्षेत्रों में मिलते हैं। ये वन कहाँ मिलेंगे, जहां 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात हो। और राजस्थान में ये क्षेत्र जो है माउंट आबू के आसपास सिरोही के अंदर, माउंट आबू के आसपास सिरोही में मिलेंगे। तो 3-4 विशेषता होगी। पहली विशेषता तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उपोष्ण या पर्वतीय सदाबहार वन। दूसरी विशेषता यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी विशेषता ये वन 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और चौथी विशेषता जो है मुख्य रूप से राजस्थान में सिरोही के अंदर आबू के आसपास मिलते हैं। बस 4 लाइन इसमें ध्यान रखनी है। सदाबहार वन। दूसरा अपन ने कौन सा लिया था, मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन यानी मानसून से पहले पत्तियां झड़ जाएगी, मानसून के आने से पहले पत्तियां झड़ जाएगी। आज अखबार के अंदर एक न्यूज आई भी है कि इस बार जो है वो एल नीनो का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा मानसून पर, अपन ने पढ़ा है मानसून, क्या फर्क पड़ेगा बताइए। हवाओं को रोक देगी, कौन सी हवाओं को रोक देगी, एल नीनो तो वो प्रशांत महासागर से आने वाली हवा है, वो किसको रोक देगी, मानसूनी हवाओं को रोक देगी। मानसून देरी से आएगा, आज के न्यूज़पेपर पढ़ी है। एल नीनो जो प्रशांत महासागर से आने वाली हवा है वो जब इंडिया की तरफ आएगी तो मानसून आना कम हो जाएगा, और मानसून कम होगा तो क्या होगा, बारिश तो कम होगी, गर्मी तेज पड़ेगी। इस बार लानिनो का प्रभाव कम था तो सर्दी ज्यादा तेज पड़ी है, और इस बार जो है वो गर्मी तेज पड़ेगी। आज के न्यूज़पेपर में जो है मौसम का प्रेडिक्शन में है ये खबर कि एल नीनो जो प्रशांत महासागर से जो होने वाली घटना है, जिससे जो हवाएं आती है भारत की तरफ, वो हवाएं जब आएगी तो मानसून को रोक देगी। इस बार वो स्ट्रॉन्ग हवाएं आएंगी। एल नीनो अगर कमजोर होता है, मानसून तेजी से आगे आ जाता है। पूरे इंडिया में गर्मी पड़ती नहीं है। इस बार आपने पिछले बार देखा होगा गर्मी इतना ज्यादा पड़ी नहीं थी, हर 2 दिन में बाद में जो है वो बारिश शुरू हो जाती थी। चलो, तो दूसरा हमारे पास हमारा है मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। कुल वनों में कितना % के आसपास है ये, लगभग 27-28% के आसपास। पत्तियां वर्ष में एक बार जो है मानसून के आने से पहले झड़ जाती है।
चूंकि मिश्रित है तो इनमें कई प्रकार के वन मिलते हैं, मिश्रित है तो इनमें कई प्रकार के वन मिलते हैं। ज्यादातर ये मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन जो है अरावली के पूर्वी किनारों में ज्यादा है, जैसे ये क्षेत्र अरावली का है। यहां हमें कौन सा मिलेगा पेड़, कौन सा पेड़ मिलेगा यहाँ पे, धोक। और ये मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन जो है वो कितनी बरसात के क्षेत्र मिलते हैं, 50 से 80 सेंटीमीटर। मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र मिलते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से क्या है, सबसे उपयोगी है। आर्थिक दृष्टि से इन वनों को सबसे उपयोगी माना जाता है, सर्वाधिक आय देते हैं वन ये। 3 विशेषताएं हो गई, 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी, और मानसून से पूर्व इनकी पत्तियां झड़ जाती है। कुल वनों में 25, 27, 28% के आसपास। इसमें ये जो धौंक है, ये धौंक चूंकि 50 के आसपास ही है तो यहां पर भी खूब मिलेगा, इसलिए हमने क्या कहा, धौंक सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला पेड़ है। धौंक सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला पेड़ है। राजस्थान में कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा संख्या में है, धौंक। जो जयपुर से लेकर के इधर भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा, ये सारा बेल्ट धौंक का है। करौली की जो है कैला देवी सेंचुरी, धौंक की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, धौंक की सबसे ज्यादा संख्या जो है वो करौली की कैला देवी सेंचुरी में है। लकड़ी इसके जलाने के काम में लेते हैं। धौंक सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला वृक्ष है, जो कि दोनों तरफ भी मिल जाता है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर के आसपास, ये 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात क्षेत्र में। धौंक के नीचे हम टोंक से गाएंगे कोटा तक तो हमें कौन सा पेड़ मिलेगा, तेंदुपत्ता। क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में, टीमरू। क्या विशेषता है तेंदुपत्ता के पेड़ की, पत्तियों से बीड़ी बनी जाती है। राजस्थान सरकार ने इस पेड़ को अपने अधीन कर रखा है, राजकीय कंट्रोल के अंदर है ये पेड़, राजकीय राजस्थान सरकार के अधीन है। सरकार इसकी पत्तियों को निर्यात करके और आय करती है। सर्वाधिक आय देने वाला पेड़ जो है वो तेंदुपत्ता है, राजस्थान सरकार के नियंत्रण में पेड़ है। सर्वाधिक आय देने वाला है, टीमरू कहा जाता है इसको, टीमरू बीड़ी बनाने के काम में लेते हैं। टोंक, मयूर बीड़ी, राजस्थान सरकार का खुद का कारखाना। यहां हम राजसमंद में आएंगे तो हमें कौन सा पेड़ मिलेगा, चंदन, हल्दी घाटी का क्षेत्र। उसके बाद में हम इधर आ जाएंगे नीचे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ उदयपुर में कौन सा मिलेगा, साल या सालर, साल या सालर के वृक्ष ज्यादा मिलेंगे, जिसकी लकड़ी जो है वो पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज होती है। लकड़ी में कोई चीज पैक करते हैं तो पैकेजिंग मटेरियल, लकड़ी सॉफ्ट होती है तो माचिस, दिया, सलाई, इसको बनाने के काम में भी लेते हैं, एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं। उदयपुर है, राजसमंद, चित्तौड़। उदयपुर, चित्तौड़ के आसपास में खैर के वृक्ष भी मिलते हैं। इसकी जो छाल होती है, इसके छाल से उदयपुर के कथोड़िया आदिवासी जो है वो कत्था तैयार करते हैं। महाराष्ट्र से आए हुए आदिवासी है। उदयपुर से नीचे हम डूंगरपुर की तरफ, सलूम्बर की तरफ जाएंगे तो हमें महुआ मिलेगा। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। महुआ के जो फूल होते हैं उससे आदिवासी जो है वो देसी शराब बनाते हैं, जो क्या कहलाती है, मावड़ी कहलाती है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है ये महुआ है। लकड़ी जलाने के काम में लेते हैं आदिवासी, फूल से जो है देसी शराब बनाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बांस के वृक्ष मिलते हैं सर्वाधिक। बांसवाड़ा के अंदर हरा सोना कहलाता है बांस। सबसे लंबी घास से एक तरह से अपन कह सकते हैं बांस जो है। भारत सरकार की योजना है बंबू योजना, जिसके द्वारा बांस की खेती की जा रही है बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर। बांस काफी लाभप्रद है। इससे जो है वो घर बनाते हैं आदिवासी, और अपने जो टोकरी वगैरह जो होते हैं, बांस की लकड़ी से चटाई है, टोकरी है, चारपाई,
ये इस तरह से चीजें बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट वृक्ष है। ये सभी जो है वो मिश्रित पतझड़ वनों में मुख्य रूप से मिलने वाले वृक्ष है, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी पेड़ माने जाते हैं। कुल वनों में 27-28% के आसपास। तीसरा हमारे पास में आता है शुष्क सागवान के वन। शुष्क सागवान के वन हड़ौती क्षेत्र और वांगड़ क्षेत्र। कितनी बरसात का क्षेत्र है? 80 से 110 सेंटीमीटर। 80 से 110 सेंटीमीटर शुष्क सागवान के वन। हड़ौती में कोटा, बारा, झालावाड़ और वांगड़ के अंदर जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमबर का कुछ क्षेत्र शुष्क सागवान के वन। यहाँ हमें जो है यहाँ के वन जो है, जो भी मिलते हैं सागवान के अलावा और जो भी वृक्ष मिल रहे हैं, वो सभी वृक्ष की पत्तियां जो है वो क्या होती है? चौड़ी होती, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष कहलाते हैं। ये सभी वृक्ष जो है वो चौड़ी पत्ती के वृक्ष कहलाते हैं। पत्तियां इनकी चौड़ी होती है। यहाँ मेन सागवान है, जो बहुत लकड़ी इसकी बहुत महंगी और कीमती होती है। सागवान, सागवान के अलावा यहाँ जो है सागवान के अलावा जो है महुआ भी मिल जाएगा, चीड़ मिल जाएगा, देवदार मिल जाएगा, बरगद मिल जाएगा, और सभी जो है ये जो कि अधिक बरसात के क्षेत्रों में होते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक बरसात का यही बेल्ट है, अधिक बरसात के क्षेत्रों में। सागवान के वन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? प्रतापगढ़, सीता माता सेंचुरी। प्रतापगढ़ सीता माता सेंचुरी जो है वो सागवान के वनों के लिए चर्चित है। चौथा हम इधर आ जाते हैं, तो इसको हटा दीजिए। बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, थोड़ा बालोतरा और बाड़मेर को ले लिया इधर। यहां तो शुष्क मरुस्थलीय वृक्ष आ गए। और यहां जो है शुष्क धौंक वन क्षेत्र भी कहते हैं इसको, या एक नाम इसका और है वो भी कह देते हैं। शुष्क धौंक वन क्षेत्र, या क्या लिखा हुआ इसका पहले वाले नोट? अर्ध शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र। अर्ध शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र ये जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला है। कितना है? लगभग 57-58% के आसपास। राजस्थान में सर्वाधिक जो है अर्ध शुष्क पर्णपाती वन, पत्तियां झड़ती रहती है, इसमें जो है हमें सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले हैं। ये सर्वाधिक मात्रा मिलते हैं 57-58% के आसपास। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है खेजड़ी, जो कि सर्वाधिक कहां मिलता है? शेखावाटी क्षेत्र में। रेगिस्तान में सबसे ज्यादा मिलने वाला वृक्ष, या अरावली के पूर्व में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन सा मिलता है? खेजड़ी। अरावली के पश्चिम में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन सा मिलता है? खेजड़ी। पश्चिम का रेगिस्तान का सबसे मुख्य वृक्ष खेजड़ी है। शेखावाटी क्षेत्र मैन है खेजड़ी का। राज्य वृक्ष घोषित है 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसको धार्मिक ग्रंथों में किस वृक्ष के नाम से लिखा हुआ है? शमी वृक्ष। शमी, शमी की पूजा की जाती है, यह धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। शमी वृक्ष, दशहरे को शमी वृक्ष की पूजा का महत्व है। महाभारत का युद्ध होने से पहले पांडवों ने शमी वृक्ष के नीचे अपने हथियार पूजे थे, तो आज भी शमी के नीचे दशहरे के दिन जो है वो हथियार पूजने की परंपरा है। धार्मिक ग्रंथों में इसे शमी वृक्ष कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे जानटी वृक्ष कहते हैं। जानटी वृक्ष कहते हैं।
और वैसे जिसको जो है वो थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। कौन से देवताओं की मूर्तियां जो है वो हमेशा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है? गोगा जी और केसरिया कंवर जी। गोगा जी और केसरिया कंवर जी दोनों पिता पुत्र थे। इन दोनों की मूर्ति जो है हमेशा खेजड़ी के, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। जहां जहां खेजड़ी मिलेगा वहां गोगा जी की मिल जाएगी, गोगा जी की जो है वो मिल जाएगी। गोगा जी कब हुए थे? अभी जो देवताओं का क्रम पूछा था एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा कॉमन सेंस निकाल करके हम निकाल सकते हैं और तुक्का मार के निकाल सकते हैं। तुक्का वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तुक्का वैज्ञानिक तरीके से लगाना पड़ता है, वो ऐसे अंधाधुंध नहीं। अब जैसे आपको दे दिया, मान लो गोगा जी दे दिया, एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, मुझे पेपर में तो क्या था मुझे पता नहीं, गोगा जी दे दिया मान लो। एक आपको दे दिया यहाँ जो है वो हड़बू जी दे दिया, गोगा जी दे दिया, एक हड़बू जी दे दिया, और एक जो है वो पाबू जी दे दिया, और एक अभी नए वाले देवता डाल देता हूं, ओम बंदा दे दिया, सबसे रिसेंट लोक देवता। अब इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। गोगा जी ने किससे युद्ध लड़ा था? महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा, ये हमने पढ़ा। महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1000 से लेकर के और 1026 तक। अभी थोड़े दिन पहले सोमनाथ मंदिर पर प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था। 1026, अभी 2026 चल रहा है, 1000 साल हो गए। 1000, इससे पुराना कोई मेरे को लगा नहीं दो देवता। तो इनमें सबसे पुराना कौन होना चाहिए? गोगा जी होना चाहिए। एक तो अपने को ये आ रहा है, एक ये भी आ रहा है, ओमना तो अभी सबसे लास्ट में है जी। अब दो से मिलाने की कोशिश कीजिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनरली एक या दो से मिल जाता है। फिर भी मान लो नहीं मिल रहा है, फिर भी मान लो नहीं मिल रहा है, तो अब आप देखिए हड़बू जी ने किसको आशीर्वाद दिया था? जोधा को। जोधा कब हुए थे? 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना की थी। तो 1459 जोधा आ गया, यानी कि ये इनसे पहले हुए हैं और इनके बाद में हुए हैं। तो उस तरह से तुक्का लगा करके, इनका अपने को पता ही नहीं है, दो सही आंसर निकल जाता है। ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। तो तुक्केबाजी मैंने कहा ना, जो व्यक्ति मतलब क्या कि डर, अगर ये कह देना कि मैं तो जो आ रही कर रहा हूं, और अगर वो 100 में से मान लो जो 62 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, कन्फर्म 50, 55, 60 से ऊपर कोई नहीं होगा। जो टॉपर्स होगा वो भी 60 तक तो टिक करता जाएगा, ये सही है, ये सही है। उसके बाद में वो भी थोड़ा हिलेगा, इनमें होगा कि इनमें होगा, इनमें होगा कि, ऐसा करते करते वो 90 तक खींच लेगा, ट्रिक चलाते हुए, रिस्क लेते हुए, तुक्का लगाते हुए। लेकिन तुक्का क्या करेगा? वो वैज्ञानिक तरीके से लगेगा। ये नहीं कि इसमें बी सी भर दिया, इसमें डी भर दिया, इसमें मर्जी है। और तुक्का भी लगाए तो मर्जी है, अगर आप एबीसीडी भर रहे हो ना तो वो भी बहुत गलत है। इसमें बी भर दिया, इसमें डी भर दिया, ऐसा नहीं। अपने को 4-5 मान लो लास्ट में रहे हुए हैं, और कई एग्जाम ऐसे जिसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अपने को भरना है या रिस्क उठाना ही है, तो एक पकड़ लीजिए, बी 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 किसी में बी, किसी में डी, ऐसा करोगे तो सही होगा ही नहीं। एक करोगे तो कम से कम 4 में से एक तो सही होगा, नहीं तो फिर 3 में से एक सही होगा तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जो है ये खेजड़ी रोहिड़ा राज्य फूल है, रोहिड़े का फूल राज्य फूल है। रोहिड़ा मरुटीक कहलाता है, मरुस्थल की शोभा। मरुटीक, मरुस्थल का सागवान, मरुटीक मरुस्थल की शोभा। फूल राज्य फूल है, वही सेम तारीख को घोषित हुआ, 31 अक्टूबर 83 राज्य फूल घोषित हुआ। रोहिड़ा की लकड़ी अपने इधर जो है सबसे ज्यादा फर्नीचर के काम में लेते हैं, और फूल जो है इसका मार्च अप्रैल के आसपास खिलता है। मिंजर किसका फूल है? खेजड़ी का। उसके बाद में जो है हमें फोग मिलेगा, फोगला कली जो है वो खाने का काम में लेते हैं। उसके अलावा जाड़ मिलेगा। जाड़ किसका धार्मिक वृक्ष है? जैसे खेजड़ी जो है ये विष्णु विरोध कर रहे हैं अभी, जैसे पुगल के अंदर जो है वो थर्मल प्लांट, सोलर प्लांट लग रहे हैं, तो उनका विरोध होता है, खेजड़ी काटनी पड़ती, विरोध होता है, अभी सारा काम जो है अटक जाता है। इसी तरह से जाड़ का वृक्ष किसका
किस जाति का है? झाड़ के वृक्ष की पूजा कौन करते हैं? जैसे विष्णोई खेजड़ी को मानते हैं। जसनाथ जी बीकानेर के अंदर, जिसने लूणकर्ण को आशीर्वाद दिया था, बीकानेर के राजकीय चिन्ह में भी जो है जाल का वृक्ष होता है और मोर साथ में ये मानते हैं। जैसे विष्णु हिरण को मानते हैं, ये मोर को मानते हैं। जाड़ के वृक्ष की पूजा करते हैं। जाड़ के वृक्ष में वो लगते हैं गुलाबी रंग के, गोंदिए, गोंद की तरह होता है ना, चिप गोंदिए खाते हैं। अरडू है। ऐसे हमें बहुत सारे रेगिस्तानी पौधे मिले। और प्योर रेगिस्तान में आ जाएंगे अपन, शुष्क मरुस्थलीय वृक्ष क्षेत्र जो कि लगभग 6% ही है। यहाँ मरुस्थल में हमें फिर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तो मिलेगा ये आकड़ा। कहीं भी चले जाओ आपको आकड़ा मिल ही जाएगा। पत्ती बड़ी होती है आकड़े की, आकड़ा है। कैक्टस मिल जाएगा जगह जगह, कीकर मिल जाएगा, बेर की झाड़ी मिल जाएगी, कीकर की झाड़ी मिल जाएगी, जो प्योरली रेगिस्तानी, जिसमें कंटीली झाड़ियां, कांटे हैं। ज्यादातर की पत्तियां छोटी कांटों में बदल जाती है क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है, पानी का इवापोरेशन रोकने के लिए कंटीली हो जाती है। ये हमारा जो है वो भौगोलिक दृष्टि से प्रकार है वनों के। कानूनी प्रकार 3 तरह से हैं। कानूनी प्रकार 3 तरह से हैं। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित रिजर्व, आरक्षित फॉरेस्ट, आरक्षित वन। वे वन जिनको कभी भी सरकार काटने की अनुमति नहीं दी जाती, जिनकी सरकार स्ट्रिक्टली देखभाल करती है, जिनकी कटाई की अनुमति नहीं दी जाती, राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं, मुख्य रूप से नेशनल पार्क और सेंचुरी के वन हैं ये। और कुल वनों में आरक्षित वन कितना कर रखा है सरकार ने? 36%, 35-36% के आसपास लगभग आरक्षित वन है, जो कभी भी काटने की अनुमति नहीं दिए जाएंगे, जलवायु को प्रभावित करेंगे। नेशनल पार्कों में, सेंचुरी में जितने भी फॉरेस्टर, वनपाल, वन रक्षक, इनकी जिम्मेवारी होती है कि इनकी रक्षा करें। कड़ाई से रक्षा करती है सरकार इनकी। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? उदयपुर, चित्तौड़। सर्वाधिक आरक्षित वन की मात्रा, वैसे तो हर जिले में है आरक्षित वन, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर। वैसे तो बीकानेर में भी आरक्षित वन मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़। रक्षित वन, रक्षित वन कानून बना करके समय समय पर सरकार जो है कानूनन समय समय पर जो है इनको काटने की अनुमति प्रदान करती है, समय समय पर काटने की अनुमति देती है। कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, कहां काटना है जिससे कि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। सर्वाधिक राजस्थान में रक्षित वन है, लगभग 56% के आसपास। और रक्षित वन सबसे ज्यादा कहां है? बारां में और करौली। सबसे ज्यादा कटाई जो सरकार कराती है वो 12 करौली में कराती है। और तीसरा आता है अवर्गीकृत वन, जो बिखरे हुए हैं, वन भूमि से बाहर भी है, बिखरे हुए हैं। सरकार जो है वो पैसा लेकर के और किसी से को भी काटने, कभी भी काटे जा सकते हैं। ये तो समय समय पर जब प्रोसेस आएगा तभी, ये कभी भी जो है पैसा लेकर के और सरकार काटने की अनुमति, किसी भी जो लकड़ी से जुड़ी फैक्ट्रियां वगैरह होती है तो उनको जो है सरकार परमिशन दे देती है। सबसे ज्यादा कहाँ है? बीकानेर, गंगानगर। तो ये तो हमारे वनों के प्रकार हो गए, कानूनन प्रकार और भौगोलिक प्रकार। ये वन कौन से सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलेंगे? 20 से 50 सेंटीमीटर। और ये वन जो है
वो 5 से लेकर के 20 सेंटीमीटर बिखरेगा। तो 150, 180 से 110, 50 से 80, ये है 20 से 50 और ये है 5 से 20, सबसे ज्यादा ये है। अब हमारे पास में दूसरा टॉपिक आता है वनों के विस्तार की योजनाएं। वनों के विस्तार की योजनाएं। सबसे पहली योजना है रूख भायला। कब शुरू हुई थी ये? 1985 में राजीव गांधी ने। कहां से शुरू की थी? डूंगरपुर से। राजस्थान के डूंगरपुर से यह योजना जो है वो सबसे पहले शुरू हुई थी राजीव गांधी के समय। रूख भायला कार्यक्रम। रूख कहते हैं पेड़ को, भायला मतलब मित्र। पेड़ को मित्र बनाइए, पेड़ को मित्र बनाइए। और इस योजना के तहत सर्वाधिक वृक्ष कहां लगाए जा रहे हैं? राजस्थान के अंदर। रूख भायला कार्यक्रम। और सबसे रिसेंट इसने तो दोस्त बना है और मोदी जी पेड़ को क्या बना रहे हैं? मां बना रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, यही तो है ना योजना का नाम, एक पेड़ मां के नाम। माँ का नाम अति सेंसिटिव हो जाता है, व्यक्ति भावुक हो जाता है, तो बड़ी रोज जाकर के देखभाल करेगा कि भाई तो मेरी माँ का पेड़ है। तो वो उसका थोड़ा एक इमोशनल हो जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम, ये जो है 5 जून 2024, डेट भी ध्यान रखना इसकी। पेड़ अधिक से अधिक लगा। तीसरी योजना आदिवासियों के लिए। कौन सी योजना है आदिवासियों के लिए? वन धन योजना। कब शुरू हुई थी? 2016 में है, 1500। वन धन योजना। इसमें सरकार देखती है कि आदिवासी किस पर निर्भर है? वनों पर निर्भर है। उनका तो रोजगार ही क्या है? पेड़ काटना, शिकार करना। अगर उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया, शिकार करने से रोक दिया गया, तो उनको और कुछ आता ही नहीं है। न वो खेती कर सकते हैं, न वो व्यापार कर सकते हैं, न नौकरी करते हैं, तो वो क्या करेंगे फिर? तो वन धन योजना में सरकार ये देखती है कि वे आदिवासी जो वन क्षेत्रों में बसे हुए, नेशनल पार्क सेंचुरियों में बसे हुए हैं या नेशनल पार्क और सेंचुरियों के आसपास रह रहे हैं, उनको वनों पर निर्भरता कम करके उनको रोजगार के अल्टरनेट साधन दिए जाए। जैसे उनको एपीकल्चर का प्रशिक्षण दे दे, मधुमक्खी पालन करके शहद बेचने लग जाए, मछली पालन का प्रशिक्षण दे दे, या उनको कृषि भूमि अलॉट कर दे कि भाई तुम थोड़ा खेती कर लो। कोई ना कोई रोजगार का साधन तो देना पड़ेगा, ताकि वो जो है वो नहीं तो विद्रोह करेंगे या उपद्रव करेंगे। तो वन धन योजना में आदिवासियों की वनों पर निर्भरता कम करके और उनको रोजगार के अल्टरनेट साधन जो है वो मुहैया करें, उपलब्ध कराए जाए। एक बच्चों के लिए योजना है। बताओ जी, बच्चों के लिए कौन सी योजना है? आदिवासियों के लिए होगी। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कौन सी योजना है? लव कुश वाटिका। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक लव कुश वाटिका पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वन क्षेत्र में बच्चों के लिए झूले लगाना, बच्चों को मतलब क्या क्या जैसे होता है ना, इको टूरिज्म के तहत लव कुश वाटिकाएं स्थापित की जा रही है, जहां बच्चों के खेलने से जुड़े हुए प्रोग्राम, जैसे स्कूल के बच्चों को जो है टूर पे ले जाते हैं, तो जनरली क्या ऐसे इस किसी सामान्य स्थान पे ले जाते हैं, उनको इन लव कुश वाटिकाओं में ले जाए, ताकि उनके अंदर बचपन से ही पेड़ों के प्रति जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, थोड़ा पेड़ों के संरक्षण के बारे में, पर्यावरण के बारे में उनको पहले से जानकारी मिल जाए। ये बच्चों के लिए लव कुश वाटिका योजना जो है ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैव विविधता को रोकने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना कब शुरू हुई थी? 2003। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग। चरण 1, चरण 2, चरण 3 चल रहे इसके। बहुत बड़ी योजना है ये।
राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना, राज्य की बायोडायवर्सिटी को बचाए रखना। जापान का सहयोग लिया जा रहा है। चरण 1 में कम जिले थे, जिले बढ़ गए, ऐड बढ़ गया। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना। बायोडायवर्सिटी, अरावली को बचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? अरावली वृक्षारोपण योजना 1991 के आसपास में, वो भी जापान के सहयोग से। अरावली क्षेत्र को हरा भरा करना। अरावली तो अभी अपन पढ़ ही रहे कि बहुत ज्यादा अरावली का तो बहुत बार आ रहा है। अरावली लुप्त होने के नजदीक पहुंच रही है। लुप्त हो गया तो हमारे ये पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा, नदियां यहाँ सारी खत्म हो जाएगी, इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ का सारा बिगड़ जाएगा। इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। और अभी तो अपन ने देख पढ़ाई है, अरावली को किस में ले लिया अपने? अवशिष्ट पर्वत में ले लिया। एक अवशेष बचा हुआ है, कोई पर्वत नहीं है, पर्वत का अवशेष कह सकते हैं। तो ऑलरेडी इसको अवशिष्ट पर्वत में शामिल कर रखा है। तो अरावली को बचाना बहुत जरूरी है। अरावली वृक्षारोपण योजना 90-91 में, ये भी जापान के सहयोग से है। एक मनरेगा, मनरेगा का भी नया नाम क्या कर दिया? रामजी राम मनरेगा। इसके अंदर जो है, मनरेगा के अंदर राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जिसमें मनरेगा में क्या खासियत है? अभी तक जो पुरानी, नई तो स्कीम आई नहीं है, पुरानी जो मनरेगा थी उसमें केवल निर्माण कार्य कर सकते थे और किसी कार्य की अनुमति नहीं थी। मनरेगा में केवल निर्माण कार्य होगा, मजदूर जो मशीन का प्रयोग नहीं होगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मशीन करेंगे तो क्या होगा? 10 आदमी को काम अकेली मशीन कर देगी। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है। 125 दिन का रोजगार था मनरेगा के अंदर। तो अब जो है, इस मनरेगा के अंदर राजस्थान एकमात्र राज्य था जिसको मनरेगा में वृक्षारोपण की परमिशन दी गई, क्योंकि अपने यहाँ वृक्ष कितने, 9.6। तो मनरेगा में वृक्षारोपण को क्या नाम दिया गया था? मनरेगा में वृक्षारोपण का नाम क्या रखा गया था? हरित राजस्थान कार्यक्रम। 2009 में हरित राजस्थान योजना शुरू हुई। मनरेगा के अंदर राजस्थान को वृक्षारोपण की परमिशन दी गई। बाकी हर राज्य के अंदर मनरेगा में होगा तो सड़क बनेगी, सड़क बन रही है तो मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, सारे काम मजदूर हाथ से करेंगे। कोई भवन बन रहा है तो गांव में पंचायत भवन बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, स्कूल का भवन बन रहा है, तो उसके लिए जो है वो सारे लोग हाथ से काम करेंगे, कोई मशीन नहीं लाएंगे। और कौन सी योजना है? और कौन सी? ऐसे 1-2 योजना और है, उनको अपन लेंगे योजनाएं के बारे में। उसके बाद में जो है, वनों से जुड़े हुए कानून कौन कौन से हैं, वनों से आर्थिक लाभ, भौतिक लाभ क्या है, पहले यहां तक लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कल वाली कॉपी दिखा। मिश्रित प्रजनन हो गया था। तीसरा लिखिए, शुष्क सागवान के वन। शुष्क सागवान के वन, शुष्क सागवान के वन, ये 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। 75 से 110, 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं।
75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले वन है, इन्हें चौड़ी पत्ती वाली वन कहते हैं या चौड़ी पत्ती वाले वन है। चौड़ी पत्ती वाली वन है। कुल वनों में 7% है। कुल वनों में 7% है। 7 कुल वनों में 7% है। इनमें सागवान के अलावा गूलर, महुआ, चीड़, देवदार जैसे वृक्ष भी मिलते हैं। गूलर, महुआ, चीड़, देवदार जैसे वृक्ष भी मिलते हैं। प्रतापगढ़ की सीता माता सेंचुरी सागवान के वनों के लिए चर्चित है। प्रतापगढ़ की सीता माता सेंचुरी सागवान के वनों के लिए चर्चित है। सीता माता सेंचुरी प्रतापगढ़ सागवान के वनों के लिए चर्चित है। सीता माता कुल वनों में 7%। आगे आ जाइए, नेक्स्ट। उपोष्ण पर्णपाती वन या ढौक वन। उपोष्ण पर्णपाती वन या ढौक वन। उपोष्ण पर्णपाती वन या ढौक वन, ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। 58%। 58%। मुख्यतः 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में मिलते हैं। मुख्यतः 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। 30 से 50 सेंटीमीटर 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। तीस से 50 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र मिलते हैं। जो अरावली के दोनों किनारों पर या अरावली के दोनों तरफ पाए जाते हैं। दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जैसे पहला खेजड़ी। खेजड़ी धार्मिक ग्रंथ में शमी वृक्ष। धार्मिक ग्रंथों में शमी वृक्ष खेजड़ी के अंदर लिखना है, खेजड़ी का परिचय लिख रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में शमी वृक्ष, सामान्य भाषा में जांटी वृक्ष। सामान्य भाषा में जांटी वृक्ष, शमी वृक्ष। सामान्य भाषा में जांटी वृक्ष, व थार का कल्प वृक्ष। जांटी वृक्ष व थार का कल्प वृक्ष। जांटी वृक्ष व थार का कल्प वृक्ष। वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपस, प्रोसोपस सेनेरेरिया।
वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपस सेनेरेरिया, वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपस सेनेरेरिया कहते हैं, सेनेरेरिया कहते हैं। खेजड़ी रेगिस्तान में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला वृक्ष है। खेजड़ी रेगिस्तान में सर्वाधिक संख्या में मिलता है, रेगिस्तान में सर्वाधिक संख्या में मिलता है। खेजड़ी रेगिस्तान में सर्वाधिक संख्या में मिलता है। दशहरे को खेजड़ी की पूजा की जाती है, दशहरे को खेजड़ी की पूजा की जाती है। गोगा जी व केसरिया कंवर जी की थान इसके नीचे होती है। गोगा जी व केसरिया कंवर जी, गोगा जी व केसरिया कंवर जी की थान इसके नीचे होती है। केसरिया कंवर जी की थान इसके नीचे होती है। थार शोभा, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखना है, थार शोभा, थार शोभा। काजरी द्वारा विकसित खेजड़ी की नई किस्म जो कांटा रहित है, काजरी द्वारा विकसित खेजड़ी की नई किस्म थार शोभा, काजरी द्वारा विकसित खेजड़ी की नई किस्म, काजरी संस्था ने विकसित की नई किस्म कांटे नहीं होते हैं, कांटा रहित होती है, कांटा रहित होती है। कांटा रहित होती है। तो बता सकता है ये खडाना किसको कहते हैं? ये भी पूछा हुआ एक दो बार। खडाना, खेजड़ी बचाने में शहीद होना। खडाना आगे लिखिए, खेजड़ी के वृक्ष को बचाते हुए शहीद होने को खडाना कहते हैं। खेजड़ी के वृक्ष को बचाते हुए शहीद होना, खेजड़ी के वृक्ष को बचाते हुए शहीद होना खडाना। मिंजर खेजड़ी के फूल, शहीद होना, खेजड़ी के वृक्ष को बचाते हुए शहीद होना। मिंजर खेजड़ी का फूल, खेजड़ी के फूल को मिंजर कहते हैं। सांगरी, सांगरी क्या चीज होती है वैसे? खेजड़ी का हरा फल, खेजड़ी का हरा फल, खेजड़ी का हरा फल। पत्तियां लूम, खेजड़ी की पत्तियां लूम, पत्तियां लूम। दूसरा जाइए, रोहिड़ा, रोहिड़ा, इसे मरुटीक, मरुटीक या मरुस्थल का सागवान कहते हैं। मरुटीक या मरुस्थल का सागवान, मरुटीक या मरुस्थल का सागवान कहते हैं। मरुस्थल का सागवान रोहिड़ा, मरुटीक या मरुस्थल का सागवान कहते हैं। लकड़ी के दीमक नहीं लगता है, लकड़ी के दीमक नहीं लगता है। फूल राज्य फूल है जो मार्च अप्रैल में खिलता है,
फूल राज्य फूल है, मार्च अप्रैल में खिलता है। राज्य फूल है, मार्च अप्रैल में खिलता है। राज्य फूल मार्च अप्रैल में खिलता है। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? टिकोमेला ऑन्डुलेटा। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? नहीं, टिकोमेला खेजड़ी का इसका है, रोइडा इसी का। टिकोमेला ऑन्डुलेटा किसका नाम? रोइडे का नाम है। टिकोमेला ऑन्डुलेटा रोइडे का नाम है। फूल मार्च अप्रैल में खिलता है, राज्य फूल है। मरु सागवान कहते हैं इसको, मरु टीक ऑन्डुलेटा। तीसरा जाइए, ढाक या प्लास। ढाक या प्लास, तीसरा पौधा ढाक या प्लास जालोर सिरोही पाली के आसपास मिलता है। जालोर सिरोही पाली राजसमंद तक ये ढाक या प्लास के आसपास मिलता है। ढाक या प्लास। फूल चटक लाल होता है। इसे जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कहते हैं। चटक लाल, लाल सुर्ख फूल जो है वो चटक लाल होता है। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहते हैं। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहते हैं। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगला, जाल। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जाड़। जसनाथी सिद्ध जाति के लोग इस वृक्ष की पूजा करते हैं। जसनाथी सिद्ध बीकानेर का राज्य वृक्ष है। बीकानेर स्टेट। सिद्ध जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। बीकानेर का राज्य वृक्ष है। जसनाथी सिद्ध जाति के लोग पूजा करते हैं। बीकानेर का राज्य वृक्ष है। बीकानेर का राज्य वृक्ष। बीकानेर स्टेट का वृक्ष कौन सा था? जाल था। फोग। फोग लकड़ी जलाने के काम में और कली रायते बनाने में काम लेते हैं। लकड़ी जलाने के लिए फोग, लकड़ी जलाने के लिए कली, रायते के लिए काम लेते हैं। कली जो होती है इसकी रायता, कली कली फ्लावर होता है ना, रायता, रायता सबसे समझते हैं ना, रायता दूध दही से जो बनते हैं, दही से रायता, और लकड़ी जलाने के काम में लेते हैं। इसकी कली जो है उससे रायता बनाते हैं। जैसे अपन बूंदी का रायता खाते हैं, इसका घी का रायता खाते हैं, वैसे इसकी रायता भी मिलता है। फोगला आप बाजार में जाएंगे मिल लगेगा, या इधर बड़े बाजार चले जाइए आपको फोगला बहुत जगह मिल जाएगा। अरडू रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में सहायक है। अरडू रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में सहायक है। क्या करो? झाड़ी है वैसे,
रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में मिलती रेगिस्तान के प्रसार को, अरडू की झाड़ियां रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में सहायक है। अब आ जाइए पांचवा शुष्क मरुस्थलीय वन 6%, शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन 6%, बिखरी हुई झाड़ियों के रूप में मिलते हैं, बिखरी हुई झाड़ियों के रूप में मिलते हैं, बिखरी हुई झाड़ियों के रूप में मिलते हैं, शुष्क मरुस्थलीय वन बिखरी हुई झाड़ियों के रूप में मिलते हैं, प्राय कांटेदार होते हैं, प्राय कांटेदार होते हैं, जैसे कैक्टस, कैक्टस, ग्वारपाठा, ये क्या नाम है ना इसका, बेर की झाड़ी है, एक वो छोटी पत्ती वाला आकड़ा, मैन आकड़ा है इसके अंदर, आकड़ा, बेर, कैर, कैर की झाड़ी है, बेर की झाड़ी है, आकड़ा है, ये सब क्या है, ये सब शुष्क क्षेत्र में। अब आ जाइए कानूनी प्रकार, वनों के कानूनी प्रकार, कानूनी प्रकार, कानूनी प्रकार, कानूनी प्रकार, आरक्षित वन, आरक्षित वन, आरक्षित वन वे वन जहां लकड़ी काटना, शिकार करना व पशु चराई, लकड़ी काटना, शिकार करना, पशु चराई करना पूर्णतया निषेध होता है, पूर्णतया निषेध होता है, पूर्णतया निषेध, लकड़ी काटना, पशु चराना, शिकार करना, हर चीज बैन होती है, पूर्णतया निषेध होता है। ये वन पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में रहते हैं, ये वन पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में होते हैं, प्योरली सरकार के नियंत्रण में, पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में होते हैं, मुख्यतः मुख्यतः नेशनल पार्क और सेंचुरी में मिलते हैं, मुख्यतः नेशनल पार्क और सेंचुरी, मुख्यतः नेशनल पार्क और सेंचुरी में मिलते हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरी में मिलते हैं। कुल वनों में 36.95% है, कुल वनों में 36.95% है, 36.95। सर्वाधिक उदयपुर चित्तौड़, सर्वाधिक उदयपुर चित्तौड़ 36.95, सर्वाधिक उदयपुर चित्तौड़। संरक्षित या रक्षित वन दूसरा, संरक्षित भी कहते हैं इसको या रक्षित भी कहते हैं, संरक्षित या रक्षित वन, संरक्षित या रक्षित वन इनमें कानून द्वारा सीमित मात्रा में कटाई और पशु चराई की अनुमति दी जाती है, इनमें कानून द्वारा सीमित मात्रा में, कानून द्वारा सीमित मात्रा में कटाई और पशु चराई की अनुमति दी जाती है,
सीमित मात्रा में कटाई और पशु चराई की अनुमति दी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक 56.43% ये वन है, 56.43। सर्वाधिक 56.43% ये वन है। सर्वाधिक 56.43% ये वन है। सर्वाधिक 12 करौली। सर्वाधिक ये कहां पे है? 12 और करौली। अवर्गीकृत वन 12 और करौली। नेक्स्ट, अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत वन। इनमें काटने पर, पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं है। काटने पर, पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं है। काटने पर, पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं है। शुल्क जमा करा के काट सकते हो, पैसा दे दो काट लो, शुल्क जमा कराकर काट सकते हैं। नहीं है, शुल्क जमा कराओ और काटो। 10 पेड़ चाहिए, 10 पेड़ की जो रेट है वो जमा कराओ और 10 पेड़ काट के ले लो। शुल्क जमा कराओ और काटो। सर्वाधिक बीकानेर गंगानगर, कुल वनों में 6.62। बीकानेर गंगानगर 6.62% है, 6.62% है, 6.62% है। वनों के विस्तार की योजनाएं, अगला टॉपिक। सर्वाधिक बीकानेर गंगानगर, सर्वाधिक बीकानेर गंगानगर। वनों के विस्तार की योजनाएं, योजनाएं। रूख भायला कार्यक्रम, रूख भायला कार्यक्रम। रूख भायला कार्यक्रम। रूख माने पेड़, भायला माने दोस्त, मित्र। 1985 में राजीव गांधी द्वारा डूंगरपुर से शुरू किया गया। 1985 राजीव गांधी ने डूंगरपुर से शुरू की वृक्षारोपण की पहली योजना थी। राजीव गांधी ने डूंगरपुर से शुरू की वृक्षारोपण की पहली योजना थी। 1985 में राजीव गांधी ने डूंगरपुर से शुरू की वृक्षारोपण की पहली योजना थी। सेकंड, डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट योजना, डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान, डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम या डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान, डीडीपी। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो मरु विकास कार्यक्रम। हिंदी में लिखना चाहें तो मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम। 1977 मरु विकास कार्यक्रम 1977 भारत सरकार द्वारा 1977 भारत सरकार द्वारा रेगिस्तान के विकास के लिए, रेगिस्तान के विकास के लिए 16 मरुस्थलीय जिलों में चलाई गई। 16 मरुस्थलीय जिलों में चलाई गई। मरुस्थलीय जिलों में चली गई। 100% केंद्र सरकार की सहायता से है। वर्तमान में, शुरू में 100% केंद्र सरकार की थी, वर्तमान में 75 केंद्र सरकार, 25 राज्य सरकार देती है। शुरू में 100% केंद्र सरकार का पैसा था, अब 75% पैसा भारत सरकार लगाती है, 25% पैसा राज्य सरकार लगाती है।
वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। मरुस्थल के लिए, मरुस्थल को विकसित करना, मरुस्थल को हरा भरा करना। 75 शुरू में 100% केंद्र सरकार, वर्तमान में 75% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार। वर्तमान में अगर लाख रुपए खर्च हो रहा है तो 75,000 केंद्र सरकार दे रही है, 25,000 राज्य सरकार दे रही है। 75 और 25 वर्तमान डाटा जो है 75 और 25 का है। हरित राजस्थान कार्यक्रम, हरित राजस्थान कार्यक्रम 2009, हरित राजस्थान कार्यक्रम 2009। इस कार्यक्रम में मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण को शामिल किया गया। मनरेगा योजना में वृक्षारोपण को शामिल किया गया। मनरेगा योजना में वृक्षारोपण को शामिल किया गया। अगला, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1991 से 2000 तक राजस्थान के 10 जिलों में चलाया गया। 1991 से 2000 तक राजस्थान के 10 जिलों में चलाया गया। JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एनर्जी एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने आर्थिक सहयोग किया था। आर्थिक सहयोग किया। उद्देश्य अरावली को हरा भरा करना। उद्देश्य अरावली को हरा भरा करना। अरावली को हरा भरा करना। अगला, वन धन योजना, 2015-16, वन धन योजना आदिवासियों की वनों पर निर्भरता को कम करना। आदिवासियों की वनों पर निर्भरता को कम करना। नेशनल पार्क और सेंचुरी में बसे हुए आदिवासियों को, नेशनल पार्क सेंचुरी में बसे हुए आदिवासियों को, नेशनल पार्क और सेंचुरी में बसे हुए आदिवासियों को रोजगार के अन्य साधन, रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध। इसी के अंदर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसी का एक पार्ट और है, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अन्य साधन उपलब्ध कराना, इसी के अंदर एक पैराग्राफ चेंज करके इसी में एक पॉइंट और है। वन धन विकास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। वन धन विकास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। गैर लकड़ी आधारित उत्पाद, गैर लकड़ी आधारित उत्पाद
लकड़ी के अलावा अन्य जो चीजें हैं, गैर लकड़ी, क्योंकि आदिवासी क्या करेंगे, वनों से लकड़ी काटेंगे, गैर लकड़ी आधारित उत्पाद के द्वारा आदिवासियों की आय को बढ़ाना, आदिवासियों की आय को बढ़ाना, आय को बढ़ाना। लास्ट में लिख लीजिए लवकुश वाटिकाएं, लास्ट लिख लीजिए लवकुश वाटिकाएं, लवकुश, लवकुश वाटिकाएं। सभी जिलों में वन क्षेत्रों के नजदीक स्थापित होगी, सभी जिलों के अंदर, राजस्थान के जितने भी जिले 41, सभी जिलों में वन क्षेत्र के नजदीक स्थापित होगी, सभी जिलों में वन क्षेत्र के नजदीक स्थापित होगी। एक वाटिका पर 2 करोड़ खर्च होंगे, एक वाटिका पर 2 करोड़ खर्च होंगे, एक वाटिका पर 2 करोड़ खर्च होंगे। इनके द्वारा बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा, इसके द्वारा बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को वहां ले जाएंगे, एनवायरमेंट के बारे में शिक्षित करेंगे, बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जाएगी। जैसे बच्चे जाते हैं ना स्कूल से, कई बार अपन देखते हैं म्यूजियम भ्रमण पथ पर बच्चे घूमते रहते हैं, कभी कोई संसर वगैरह आसपास ले जाते हैं, इस लवकुश वाटिका में ले जाइए ताकि उनको भी मतलब मनोरंजन अच्छी तरह से हो, और उनको पर्यावरण के बारे में, बच्चे ही तो है मेन, बच्चों को अगर जानकारी हुई तो वो पेड़ लगाएंगे, एनर्जी है पेड़ लगाएंगे, उस तरह से शुरू से ही बच्चों को एनवायरमेंट के प्रति जानकारी दी जाए।